नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम राजस्थान की रंगीन गलियों में उतर रहे हैं, लेकिन बाजारों को देखने नहीं, बल्कि वहां के पहनावे और गहनों के पीछे की कहानियों को समझने। हाँ, और इस सफर में हमारा गाइड है वस्त्र एवं आभूषण नाम का एक दस्तावेज। तो हम इसी के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का पहनावा सिर्फ कपड़ा क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरी भाषा है। एक ऐसी भाषा जो समाज, सम्मान और संस्कृति की कहानी कहती है। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत एक रंग से होती है। कहते हैं, माहिरे देश में उपजे तीन रकन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसूमल रंग। कसूमल रंग यानी लाल रंग। हाँ, ये कसूमल रंग इतना खास क्यों है? इसी सवाल के साथ चलिए पुरुषों के पहनावे से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? जड़ें तो हजारों साल पुरानी है। दस्तावेज में जिक्र है कि कालीबंगा और आहड़ जैसी प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई में भी सूती कपड़ों के सबूत मिले हैं। हजारों साल पुरानी? हाँ, सोचिए उस जमाने में भी लोग चरखे और तकली से धागा बना रहे थे। मतलब कपड़ा बनाना यहाँ की मिट्टी में है। एकदम। उस वक्त आम लोग धोती, ऊपर ओढ़ने के लिए पछेवड़ा और सर्दियों में अंगरखी पहनते थे। बहुत ही प्रैक्टिकल। लेकिन राजस्थान की बात हो और पगड़ी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सिर्फ सिर ढकने या धूप से बचने के लिए तो नहीं होती होगी? कभी नहीं। पगड़ी सिर पर नहीं, इज्जत पर बंधी होती थी। पगड़ी के लाज रखना, ये मुहावरा आज भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। ये गर्व, सम्मान और रुतबे का प्रतीक थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पगड़ी देखकर आप इंसान का पेशा और मौका दोनों बता सकते थे। मतलब ये उस जमाने का एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड था? एक तरह से हाँ। जैसे दस्तावेज बताता है कि सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे जिसमें कई बल होते थे। अच्छा। तो बंजारे लोग मोटी पट्टीदार पगड़ी पहनते थे। यही नहीं, हर त्योहार की अपनी पगड़ी थी। हर त्योहार की? हाँ। जैसे शादी में मोठड़ा पहनी जाती थी, जो लहेरिया के क्रॉस पैटर्न से बनती है। जी। सावन में लहेरिया, दशहरे पर मदील और होली पर तो फूल पत्ती वाली रंग बिरंगी पगड़ी। तो इसका मतलब ये है कि किसी के दशहरे पर पहने हुए साफे को देखकर कोई ये नहीं पूछेगा कि शादी की तैयारी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका कोड फिक्स था। वाह। और इन पगड़ियों के नाम देखिए, अटपटी, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही। एक मिनट, ये नाम खंजर शाही, विजय शाही, ये तो राजघरानों जैसे लगते हैं। क्या ये किसी राजा या रियासत से जुड़े थे? हाँ, काफी हद तक। ये नाम अक्सर किसी राजघराने या सामंत के नाम पर रखे जाते थे और उनकी रियासत की पहचान बन जाते थे। तो पगड़ी पहनकर आप बता सकते थे कि कोई किस पक्ष का है? जी। पगड़ी का पेंच, उसका रंग, उसका बांधने का तरीका, ये सब बता देता था कि आप किस खेमे के हैं। और इसे सजाने के लिए तुर्रे, सरपेज और लटकन का इस्तेमाल होता था, जिससे शान और बढ़ जाती थी। सही। अच्छा, पगड़ी के अलावा अंगरखी का भी जिक्र है। उसके भी कई रूप थे क्या? हाँ, अंगरखी शरीर पर पहना जाने वाला मुख्य वस्त्र था। उसके भी कई स्टाइल थे, जैसे तनसुख, गाबा, मिर्जाई। और सर्दियों के लिए? सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इसमें रुई भर दी जाती थी, जो इसे उस जमाने की एक तरह की क्विल्टेड जैकेट बना देती थी। और आज के दौर में जब पैंट शर्ट आम हो गए हैं, तब भी जोधपुरी कोट ने अपनी जगह बना रखी है। बिल्कुल। ये आज भी राजस्थान की एक ग्लोबल पहचान है। वो क्लासिक डिजाइन आज भी शादियों और फॉर्मल मौकों की शान है। तो पुरुषों की पगड़ी और अंगरखी उनके सम्मान और पेशे को दर्शाती थी, लेकिन राजस्थान की असली पहचान, वो जो रंगों का सैलाब है, हाँ, वो तो हमें औरतों के पहनावे में देखने को मिलता है। कहानी वहां और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। औरतों के पहनावे की कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे कपड़े से, जिसे शरीर पर लपेटा जाता था। दस्तावेज उसे अधोवस्त्र कहता है। अधोवस्त्र? हाँ, माना जाता है कि इसी से धीरे धीरे घाघरे का विकास हुआ, जिसके घेरे में आज पूरी दुनिया की खूबसूरती समा जाती है। और इस सीधे साधे कपड़े पर ये कढ़ाई, छपाई और सजावट का काम कब शुरू हुआ? मध्यकाल तक ये कलाएं अपने चरम पर थीं। कपड़ों पर शीशे का काम, मोतियों की लड़ियां और बारीक कढ़ाई, ये सब आम हो चुका था। अच्छा। और ये कला आज भी आपको आदिवासी और बंजारा समुदायों की औरतों के पहनावे में जिंदा मिलेगी। उनका हर कपड़ा एक चलता फिरता 8 पीस होता है। तो आज के समय में मुख्य पहनावा क्या है? घाघरा या लहंगा, जिसके साथ कुर्ती और कांचली पहनी जाती है। कांचली जिसे हम ब्लाउज जैसा समझ सकते हैं, ये शरीर के ऊपरी हिस्से का पहनावा है। इसके ऊपर होती है ओढ़नी। और साड़ियाँ? हाँ, साड़ियों के भी कई खूबसूरत नाम मिलते हैं। चोल, निचोल, पट, दुकूल, चीर पटोरी। लेकिन इन सब पर भारी पड़ते हैं 2 नाम,
चुंदड़ी और लहरिया। इनके बिना तो राजस्थान की कल्पना ही अधूरी है। लेकिन एक और बात जिसने मुझे चौंका दिया वो है कपड़ों के नाम। जामादानी, टसर, मलमल तो सुने हैं, पर दस्तावेज में कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। जैसे मीरावादला मोमजामा, गंगाजली, नौरंगशाही, ये नाम इतने काव्यात्मक क्यों हैं? ये नाम उस दौर की समृद्धि और कला की समझ को दिखाते हैं। गंगाजली शायद गंगाजल की तरह पवित्र और साफ कपड़ा रहा होगा, और मोमजामा? शायद उस पे मोम की परत होती थी जो उसे वाटरप्रूफ बनाती थी। हर नाम के पीछे एक खासियत छुपी थी। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उस जमाने के ब्रांड्स थे। इतनी वैरायटी और क्वालिटी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था रही होगी। इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री थी। दस्तावेज बताता है कि जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के समय शहर में 36 कारखाने थे। 36 कारखाने? हाँ, 36। ये तो आज की किसी बड़ी फैशन कंपनी जैसा लगता है। बिल्कुल। कपड़ों की सिलाई के लिए सीवन खाना, रंगाई के लिए रंग खाना और छपाई के लिए छापा खाना जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। मतलब कपड़ा सिर्फ जरूरत नहीं, एक बहुत बड़ा उद्योग था। चलिए इन कारखानों की तकनीकों पर और गहराई से बात करते हैं। रंगाई की बात करें तो पोमचा का जिक्र आता है। हाँ, पोमचा एक खास तरह की ओढ़नी है जिस पर कमल के फूल का डिजाइन होता है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसका रंग है, जो घर में आने वाले नए मेहमान की खबर देता है। ये तो कमाल है। मतलब रंग एक तरह का सोशल मीडिया अपडेट था, हमारे घर बेटी हुई है। सही पकड़ा। गुलाबी पोमचा पहनकर यही बताया जा रहा है। बिल्कुल। बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटे के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ने की परंपरा थी। रंगों के जरिए खुशी जाहिर करने का इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है। और सावन की पहचान लहरिया से है। हाँ, इसकी धारियों में भी कोई कहानी है क्या? हाँ, जब धारियां एक ही दिशा में हों तो वो लहरिया कहलाता है, जो सावन में तीज पर खासतौर से पहना जाता है। और जब धारियां एक दूसरे को काटती हैं तब वो मोटड़ा बन जाता है, जो अक्सर शादी ब्याह के मौकों पर पहना जाता है। जयपुर का राजाशाही लहरिया और समुद्र लहर लहरिया तो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। और बंधेज यानी चुनरी, ये तो सबसे लोकप्रिय तकनीक लगती है। ये राजस्थान की आत्मा है। कपड़े को बारीक धागे से हजारों जगहों पर बांध कर रंगा जाता है। जब धागा खुलता है तो एक जादुई पैटर्न उभर कर आता है। और इसके लिए कौन सी जगह मशहूर है? जोधपुर और सीकर इसके बड़े केंद्र हैं, लेकिन कहते हैं कि बंधेज का सबसे बारीक और महीन काम सीकर में होता है। इन तकनीकों के बीच दस्तावेज में एक ऐसी रंगाई का जिक्र है जो किसी जादू से कम नहीं लगता, मलयाग्री। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये भूरे रंग की एक ऐसी रंगाई थी जिससे कपड़ा सालों साल तक महकता रहता था। 1 मिनट, सालों साल तक? आप कह रहे हैं कि 150 साल बाद भी? हाँ, ये तो आज के परफ्यूम से भी ज्यादा टिका हुआ है। बिल्कुल। और इसका सबूत आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद है। दस्तावेज के मुताबिक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की कुछ अंगरखियां आज भी सुगंधित हैं। अविश्वसनीय। अच्छा, एक और रंग का जिक्र है, अमोवा। ये क्या था? अमोवा खाकी जैसा रंग होता था जिसका इस्तेमाल शिकारी करते थे ताकि वो जंगल के माहौल में घुल मिल जाएं। तो ये उस जमाने का कैमोफ्लाज था। एकदम। देखिए, हर रंग के पीछे एक मकसद था, कहीं उत्सव, कहीं शिकार। रंगों को कपड़े पर टिकाने का एक तरीका तो ये रंगाई हुई, लेकिन एक और बहुत खूबसूरत तरीका है ब्लॉक प्रिंटिंग का। जी, अजरक और बगरू, इनकी तो अपनी एक दुनिया है। सही कहा। बाड़मेर का अजरक प्रिंट अपनी ज्यामितीय डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें लाल और नीले रंग का इस्तेमाल होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी छपाई कपड़े के दोनों तरफ होती है। आप इसे किसी भी तरफ से पहन सकते हैं। और बगरू प्रिंट, वो इससे कैसे अलग है? बगरू प्रिंट अपनी जमीनी रंगत के लिए जाना जाता है। इसमें मटमैले रंग के कपड़े पर काले और लाल रंग से फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये प्रकृति के बहुत करीब लगता है। और सांगानेरी प्रिंट? वहीं सांगानेरी प्रिंट अपनी बहुत ही महीन और नाजुक बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। इन तीनों को यानी सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट्स और कोटा डोरिया को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जी, जो इनकी पहचान और कला को सुरक्षित रखता है। जी। अच्छा, अब आते हैं सजावट पर। मुझे हमेशा बुनाई, कढ़ाई और कशीदाकारी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। बुनाई यानी वीविंग वो प्रक्रिया है जिससे करघे पर धागों से कपड़ा बनता है। ये कपड़े की बुनियाद है। ठीक है। कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी उस बने हुए कपड़े पर सुई धागे से डिजाइन बनाने को कहते हैं। और कशीदाकारी?
कशीदाकारी इसी कढ़ाई का और ज्यादा कलात्मक रूप है, जिसमें धागे के साथ साथ मोती, शीशे और सितारे भी जड़ दिए जाते हैं। जैसे जैसलमेर और बाड़मेर का मशहूर मिरर वर्क, हाँ, वो कशीदाकारी हुई। एकदम सही। वो कशीदाकारी का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा गोटा वर्क भी बहुत लोकप्रिय है। खंडेला, जो सीकर में है, गोटा किनारी के काम के लिए मशहूर है। और इसमें भी लप्पा, लप्पी जैसे प्रकार होते हैं। ये क्या है? ये सब गोटे की चौड़ाई और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग नाम है। जैसे लप्पा चौड़ी किनारी होती है और लप्पी उसकी पतली बहन समझ लीजिए। हाँ, अच्छा। इनका इस्तेमाल कपड़े की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये तो हुई कपड़ों की कहानी, लेकिन राजस्थान का श्रृंगार तो गहनों के बिना अधूरा है। इनकी परंपरा कितनी पुरानी है? कपड़ों की तरह ही हजारों साल पुरानी। कालीबंगा और आहड़ की खुदाई में मिट्टी और चमकदार पत्थरों के गहने मिले हैं। मिट्टी और पत्थर के? जी। धीरे धीरे धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। अमीर लोग सोना चांदी पहनते थे, तो गरीब वर्ग के लोग कांसा, तांबा, सीप, कौड़ी और हाथी दांत के गहनों से खुद को संवारते थे। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। हाँ। स्त्रियों के गहनों की तो सिर से पांव तक एक लंबी लिस्ट है, तो पूरी लिस्ट सुनाने के बजाय कुछ सबसे अनोखे और खास गहनों की बात करते हैं। सिर पर क्या पहना जाता है? सिर पर बोरला या रखड़ी पहनी जाती है, जो मांग के बीचों बीच होती है। और गले में? गले में तिमणियां, चंपाकली और हंसार बहुत मशहूर हैं। तिमणिया में अक्सर 3 सोने के मन के होते हैं, जो त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। और कानों में? कानों में कर्णफूल, पीपल पत्रा और फूल झुमका पहने जाते हैं। हाथों में मौकड़ी बहुत खास है, जो लाख से बनी चूड़ी होती है। अच्छा, लाख की चूड़ी। जी। और इंगलियों में दामना, जो एक साथ 2-3 उंगलियों में पहना जाने वाला गहना है। लेकिन दस्तावेज में एक ऐसे गहने का जिक्र है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दांतों का गहना, क्या सच में? हाँ, ये वाकई अनूठा है। दांतों पर सोने की एक पतली खोल चढ़ाई जाती थी, जिसे रखन कहते हैं। रखन? हाँ। और कभी-कभी तो दांतों के बीच में सोने की एक छोटी सी कील भी जड़वाते थे, जिसे चूप कहा जाता था। दांत में कील? ये तो हिम्मत का काम लगता है। ये उस जमाने के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि सौंदर्य और अलंकरण सिर्फ शरीर के बाहरी अंगों तक सीमित नहीं था। ये एक तरह से समृद्धि और साहस दोनों का प्रदर्शन था। क्या पुरुष और बच्चे भी गहने पहनते थे? हाँ, पुरुषों में कानों में मुर्की, गले में चेन और हाथों में कड़ा पहनने का चलन था, जो आज भी ग्रामीण इलाकों में दिखता है। और बच्चे? बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए नजरिया और पैरों में झांझरिया या पायल पहनाई जाती थी, जिनकी छम छम से घर आंगन गूंजता रहता था। इन खूबसूरत गहनों को बनाने वाले कारीगर भी खास होंगे। ये कला कहाँ-कहाँ जिंदा है? जयपुर का जौहरी बाजार तो सोने चांदी के गहनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कुछ खास कलाएं हैं जो इसे और भी अनूठा बनाती हैं। जैसे कि? जैसे नाथ द्वारा की तारकशी, जिसमें चांदी के बेहद बारीक तारों से गहने और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। तारकशी। और प्रतापगढ़ की थेवा कला, जो अपने आप में एक अजूबा है। थेवा कला, वो क्या है? इसमें रंगीन कांच के ऊपर सोने की बहुत ही बारीक नक्काशी वाली परत को इस तरह सेट किया जाता है कि वो एक हो जाते हैं। अच्छा। ये कला एक ही परिवार तक सीमित रही है और इसे बनाने का राज आज भी गुप्त है। वाह, तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि राजस्थान का पहनावा और आभूषण सिर्फ तन ढकने या सजाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। पकड़ी के पेंच से लेकर चुंदरी के हरेक बंदेज और थेवा कला की बारीकियों तक हर चीज में कहानी छिपी है, पहचान की, सम्मान की, कला की और परंपरा की। बिल्कुल, ये एक ऐसी भाषा है जिसे पीढ़ियों से बोला और पहना जा रहा है। दांतों पर पहने जाने वाले चूप से लेकर सदियों तक महकने वाले मलय गिरी कपड़ों तक, ये कलात्मकता और परंपरा का वो संगम है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने कल्पनाशील और हुनरमंद थे। सही कहा। आज जब हम फास्ट फैशन के दौर में जी रहे हैं, जहां कपड़े कुछ ही महीनों में पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, तब राजस्थान की ये कलाएं हमें याद दिलाती हैं कि वस्त्र और आभूषण सिर्फ शरीर ढकने या सजाने की चीज नहीं है। वे हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के जीवंत दस्तावेज भी हो सकते हैं। सही। ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे आज के पहनावे आने वाली पीढ़ियों को हमारी कहानी कैसे सुनाएंगे।